नमस्ते सुधावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल डीआरडीओ ने एसएफडीआर टेक्नोलॉजी पर आधारित फ्लाइट टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बूस्टर मोटर और नोजल रहित मोटर समेत बाकी सभी टेक्नोलॉजी भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन कर खरी उतरी हैं। टेस्ट के दौरान सॉलिड फ्यूल आधारित डिटेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ ही बाकी टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी सही साबित हुआ है। इस सफल टेस्ट के साथ ही भारतीय वायुसेना और ज्यादा ताकतवर हो गई है। इस टेक्नोलॉजी के सफल टेस्ट के साथ ही भारत अब दुनिया के कुछ उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइलें विकसित करने की क्षमता है। अब ये टेक्नोलॉजी फिलहाल कुछ ही देशों के पास है। एसएफडीआर मिसाइल का प्रपल्जन सिस्टम है। इस सिस्टम में थ्रस्ट मॉड्यूलेशन को हॉट गैस कंट्रोल की मदद से हासिल किया जाता है। साल 2017 तक मिसाइल सिस्टम की रेंज करीबन 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीबन 120 किलोमीटर तक थी। अगर स्पीड की बात करें तो मिसाइल की स्पीड 2.3 मैक से 2.5 मैक तक थी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक इस तरह का प्रपल्जन सिस्टम औसतन ज्यादा रफ्तार पर किसी भी मिसाइल की रेंज में इजाफा कर देता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को और ज्यादा फायदा होगा। वायुसेना के लिए तैयार होने वाली मिसाइलों को रैमजेट टेक्नोलॉजी से बड़ी सहायता मिलेगी, यानी कि भारतीय वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि अब डीआरडीओ ने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है उसके बेसिस पर अब लंबी दूरी की तेज रफ्तार वाली मिसाइलें बनाई जा सकेंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ, J-17 विमान अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन के सामने आया है और चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेवकूफ बना दिया है। जिस JF-17 के दम पर पाकिस्तान कूदता है, दरअसल वो चीन के द्वारा सोना बताकर उसको बेचा गया, जबकि वो एक कूड़ा है और अब पाकिस्तान के लिए एक जंजाल बन चुका है। चीन ने पाकिस्तान को JF थंडर ये कहकर दिया था कि ये कम कीमत वाला, हल्का वजनी और हर मौसम में मार करने वाला फाइटर जेट है, मगर हकीकत इससे काफी दूर है और अब अन्य आधुनिक हथियार सिस्टम की तुलना में इसकी हाई मेंटेनेंस और ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गया है। दरअसल साल 1999 में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर JF-17 थंडर बनाने के लिए एक संयुक्त करार किया था। उस वक्त ये तय किया गया था कि इसे बनाने में जितने भी पैसे लगेंगे उसे दोनों देश शेयर करेंगे। पाकिस्तान मानता था कि JF-17 भारत के सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 के बराबर होगा। पाकिस्तान को लगा कि उसका JF-17 थंडर लड़ाकू विमान वेस्टर्न एवियोनिक्स से लैस होंगे और रूसी क्लोमोव RD-93 एरोइन के द्वारा संचालित होंगे, तो ये बेहतर होगा, लेकिन ये पाकिस्तान का ख्वाब बनकर रह गया। दरअसल एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान का JF-17 अधिकांश इलाकों में टारगेट को हिट करने में विफल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिक हथियार सिस्टम की तुलना में JF-17 उस क्वालिटी का नहीं है और पाकिस्तान को इससे कई बार धोखे मिल चुके हैं। उदाहरण के तौर पर 27 फरवरी 2019 को भी जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर जैश के ठिकानों को निशाना बनाया था, उसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने JF-17 को भेजा था, लेकिन वो मिराज 2000 और सुखोई 30 के सामने पूरी तरह से बौना साबित हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि JF-17 थंडर में ना तो इफेक्टिव BVR या एयरबोर्न इंटरसेप्शन रडार भी नहीं है और इसका पर्याप्त डेटा ट्रांसफर रेट भी नहीं है और इसकी क्षमता भी आज के हथियारों की तुलना में बेहतर नहीं है। F-16 के बाद JF-17 को पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे बेहतर लड़ाकू विमान होने का दावा किया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 विमान में KLJ-7 अल रडार और वेपन मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, मगर दोनों में कई सारी दिक्कतें हैं। आपको बता दें कि JF-17 की विफलता का सबसे बड़ा वजह या सबसे बड़ा कारण RD-93 इंजन का होना है। यह अपनी खराब सर्विस के लिए माना जाता है। चीन ने इस एयरक्राफ्ट में इसी इंजन का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान की आंखों में धूल झोंकी है। पाकिस्तान का सरदर्द अब JF-17 बन चुका है और चीन ने उसको बेवकूफ बनाकर ये फाइटर जेट उसको बेच दिए और फायदा चीन उठा गया, यानी कि एक करारा थप्पड़ पाकिस्तान के गालों पर जड़ा है चीन ने, क्योंकि पाकिस्तान चीन को अपना आयरन ब्रदर मानता है, तो आयरन में तो जंक लगता ही है और ये जंक लगकर JF-17 बन गया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट IMA देहरादून को लेकर आ रही है, जहां तजाकिस्तान और भारत के कैडेट्स आपस में भिड़ गए और दोनों और गंभीर चोटें आई हैं। भारतीय सैन्य अकादमी IMA में तजाकिस्तान और भारतीय कैडेट्स आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 8 भारतीय कैडेट्स को भी गंभीर चोटें आई है। मामला सामने आने के बाद IMA ने जांच शुरू कर दी है और प्रशासन का कहना है कि कैडेट्स के खिलाफ अकेडमी रूल के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इन कैडेट्स के बीच में किसी बात को लेकर खास सुनी हुई, जिसके बाद दोनों गुटों में दहलात और धय घुसे बजे। उसके बाद किसी भी तरीके से इस मामले को शांत कराया गया। फिलहाल IMA ने कहा है कि वे इस पर कार्रवाई करेंगे। अगली अपडेट भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा ने इंडियन आर्मी के साथ MOU साइन किया है। इस MOU के साथ ही अब कोटक महिंद्रा बैंक सेना के कर्मियों का सैलरी अकाउंट संभालेगी।
ये पहला मौका है जब किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक के साथ सेना ने करार किया है। एक प्रेस रिलीज जारी कर बैंक ने कहा है कि दिल्ली में साइन हुए एमओयू के बाद बैंक की तरफ से इंडियन आर्मी को खास फायदों के साथ ही सैलरी अकाउंट की पेशकश की गई है। इस एमओयू के बाद न सिर्फ सर्विंग बल्कि रिटायर्ड पर्सनल भी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता के साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कोटक महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट विराट दिवानजी ने एमओयू को साइन किया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कई सीनियर आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट पर हर साल 4% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। साथ ही एटीएम ट्रांजैक्शन की भी कोई सीमा नहीं होगी। ऑफिसर्स और जवान इन सेवाओं का फ्री और असीमित फायदा उठा सकते हैं। हर आर्मी पर्सन को सभी वीजा एटीएम पर असीमित ट्रांजैक्शन का फायदा मिलेगा। अगली अपडेट लद्दाख डिसएंगेजमेंट को लेकर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग, देपसांग से भी जल्द ही सेना की वापसी होगी। भारत ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध के मुद्दे पर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीनी राजनयिक एवं सैन्य कमांडरों के बीच मौजूदा संवाद तंत्र के माध्यम से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करने के वास्ते पूर्वी लद्दाख में शेष इलाकों से भी सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी करेगा, जिससे कि दोनों पक्ष अपने बलों को यानी कि अपनी फोर्सेस को पीछे हटा सकेंगे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों देशों की सेनाओं ने पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया हाल ही में पूरी की है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि इससे दोनों पक्षों के लिए पूर्वी लद्दाख में अपने बलों को पीछे हटाना सुगम होगा, क्योंकि इससे ही शांति बहाल हो सकेगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए माहौल बन सकेगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट भी चीन को लेकर आ रही है। जहाँ लद्दाख में वो शांति की बात कर रहा है तो वहीं वो लहासा में अपने मिलिट्री बेस को अपडेट कर रहा है। कहीं ये भारत के लिए धोखा तो नहीं? चीन तिब्बत के इलाके में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करने में जुटा है। अभी तक ऐसी खबरें आई थी कि चीन अब अरुणाचल प्रदेश के सटे इलाकों में तेजी से एयरबेस अपग्रेड कर रहा है। वहीं चीन पर नजर रखने वाली ओपन सोर्स ने मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से खुलासा किया है कि चीन अब लहासा में अपने मिलिट्री बेस का विस्तार करने के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से उसे लैस करा है। चीन का यह मिलिट्री बेस सिक्किम के बॉर्डर से करीबन 320 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं चीन शांति की आड़ में धोखे वाली घटना को अंजाम ना दे दे। ओपन सोर्स इंटेलिजेंट डेस्फ्रा ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से बताया कि तिब्बत की राजधानी लहासा में पीएलए के मिलिट्री बेस में बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का काम चालू हो रहा है। यह तिब्बत क्षेत्र में स्थापित चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इस बेस पर पहली बार निर्माण कार्य अप्रैल 2020 में देखा गया था, जिसके बाद जनवरी 2021 में भी जो सैटेलाइट तस्वीरें आई थी उसमें दिखा कि अब ये कार्य काफी तेजी से हो रहा है। इस बेस पर कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के अलावा गाड़ियां, तोपखाने और मिसाइलें रखने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कई नए गैराज और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का भी निर्माण किया गया है। सड़क मार्ग से जुड़े होने के बाद भी इस मिलिट्री बेस में 3 हेलीपैड बने हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी एयरबेस पर जमीन से हवा में मिसाइलों को तब तैनात किया जाता है जब उसका सामरिक महत्व ज्यादा होता है। चीन ने यहाँ पर 2 सुरंगों का भी निर्माण किया है। माना जा रहा है कि यहाँ मिसाइलों को छिपाया जा सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग है चीन की। यहाँ पर भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है और भारत को भी यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस को अपग्रेड करना होगा, साथ ही मिसाइलों को भी डिप्लॉय करना होगा, क्योंकि चीन की धोखे देने की आदत पुरानी है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे में अगर हमारी तैयारियां पूरी रहेंगी तो उसको उसकी भाषा में जवाब आसानी से मिल पाएगा। अगली अपडेट भी चीन को लेकर आ रही है। चीन का रक्षा बजट 209 अरब डॉलर का हो गया है, जो कि भारत के मुकाबले करीबन 3 गुना से अधिक है। चीन का रक्षा बजट पहली बार 200 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। चीन ने 2021 के लिए अपना रक्षा बजट 6.8% बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंस ने इस बजट की घोषणा की है। ये लगातार 6वां वर्ष है जब चीन के रक्षा बजट में बढ़ोतरी हुई है। चीन की संसद में 209 अरब डॉलर के रक्षा बजट को ऐसे समय में पेश किया है जब चीन और भारत के बीच लद्दाख क्षेत्र में तनाव चल रहा है और अमेरिका के साथ चीन का सैन्य तनाव जारी है। एक एजेंसी के मुताबिक चीन का रक्षा बजट अमेरिका के रक्षा बजट का 1/4 के करीब है। अमेरिका का रक्षा बजट 2021 के लिए करीबन 740.5 अरब डॉलर रखा गया है। वहीं अगर बात करें भारत के रक्षा बजट की तो भारत का रक्षा बजट पेंशन सहित 65.7 अरब डॉलर के करीब है। पिछले साल चीन का रक्षा बजट 196.44 अरब डॉलर का था। अमेरिका के बाद अब रक्षा क्षेत्र पर चीन सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है। अगली अपडेट यूसीएवी एरो को लेकर आ रही है। सिंगापुर की केली एरोस्पेस ने दुनिया का पहला सुपरसोनिक मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि यूसीएवी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत करीबन 1.6 करोड़ डॉलर यानी कि 117 करोड़ रुपए होगी। इस जेट को एरो नाम दिया गया है। यह आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है। मैक 2.1 की इसकी स्पीड है। एरो सुपरसोनिक यूएवी से रफ्तार और पहुंच की रुकावटों को पार कर लिया है। इस यूसीएवी में कम रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर है। इसे कॉम्बैक्ट या रेकी के लिए इस्तेमाल किए जाने के हिसाब से तैयार किया गया है। साथ ही इसका इस्तेमाल दुश्मनों के संचार उपकरणों को जाम करने और उनकी मिसाइलों को भटकाने के लिए भी किया जा सकता है।
इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 16,800 किलोग्राम है और ये 4,800 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की उड़ान तय कर सकता है। कई सारे एरोड्रोन को पायलट वाले कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट से कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे वो जंग के मैदान में कई काम आ सकते हैं। इन्हें ग्राउंड स्टेशनों से रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये ड्रोन कार्बन फाइबर के एक शेल से बने हैं। इन्हें ड्रोन स्वार्म या फॉर्मेशन में भी उड़ाया जा सकता है। आमतौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को परेशान करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। कैलियो एरोस्पेस का कहना है कि उन्हें पहले ही 100 से अधिक प्री ऑर्डर मिल चुके हैं। HAL ने कहा कि इजराइल के एल्बिट सिस्टम इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स एलोप लिमिटेड के साथ उन्होंने साझेदारी की है, जिससे कि वे पायलटों के लिए हेड अप डिस्प्ले सिस्टम बनाएंगे। HAL ने कहा कि हमने अपने विमानों को नेविगेट करने में पायलटों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजिटल ओवरहेडेड हेड अप डिस्प्ले यानी कि HUD सिस्टम बनाने और आपूर्ति करने के लिए एल्बिट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक HUD सिस्टम पायलटों के लिए डेटा या सूचना को अपने सिर के साथ देखने और कॉकपिट पे कम कोण पर डैशबोर्ड पर उपकरणों में देखने के बजाय सीधे प्रदर्शित करेगा। HUD प्रणाली सैन्य विमानों के लिए विकसित की गई थी। इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि HUD सिस्टम शुरू में उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा संयंत्र में उत्पादन किया जाएगा। कंपनी HUD सिस्टम पर नवीनतम तकनीक प्राप्त करने और अपनी सुविधाओं को उन्नत करेगी। कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपने सुखोई 30 MKI, जागुआर और MiG-29M के लिए उन्नत लड़ाकू विमानों के बेड़े के लिए लगभग 500 HUD की आपूर्ति की है। अमेरिका के नए रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन इस महीने के अंत में भारत का दौरा करेंगे। उनकी यात्रा मार्च में हो सकती है और वो भारत प्रशांत देशों के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि यात्रा तब हो रही है जब क्वाड नेतृत्व की बैठक का कार्य प्रगति पर चल रहा है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के PM, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।